सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। आज के वीडियो में मैं दो टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं। पहला जो टॉपिक है, इसमें हम बात करेंगे इनर मंगोलिया के मुद्दे पर। देखेंगे आखिर इनर मंगोलिया में चीन ने कौन सा नया फरमान जारी किया है जिसकी वजह से मंगोलियन समुदाय का अस्तित्व समाप्त हो सकता है। इस फरमान पर हम बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि चीन ने कितनी कुटिल चाल चलते हुए मंगोलियन समुदाय का अस्तित्व को समाप्त करने का प्रयास किया है। यह जो टॉपिक है आपको बताएगा कि चीन की रणनीति कैसे काम करती है, कैसे उसने तिब्बत को बर्बाद किया और उसी तरीके से अब वह जो है कि मंगोलिया को अपने कब्जे में ले रहा है। वहीं जो दूसरी खबर है उसमें हम बात करेंगे बांग्लादेश त्रिपुरा जलमार्ग पर और देखेंगे आखिर यह जलमार्ग बांग्लादेश और भारत दोनों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। आइए इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इनर मंगोलिया के मुद्दे पर। थोड़ा सा मैप देखिए, आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। मंगोलिया को देखिए तो आपको इसके उत्तर में एक देश दिखाई देगा, रूस। वहीं अगर पूरब में और दक्षिण में और पश्चिम में देखेंगे तो आपको सिर्फ एक देश दिखाई देगा और यह देश है चीन। जी हाँ, चीन के साथ इसकी बाउंड्री सबसे ज़्यादा शेयर होती है। अगर आप देख पा रहे हो तो तीन तरफ से लगती है। लेकिन यह जो आज मंगोलिया है ना, यह हमेशा इतना छोटा नहीं था, बहुत बड़ा था। हम आगे आपको बताएंगे। कुल मिलाकर यहाँ ध्यान दीजिएगा, कजाकिस्तान के साथ इसकी सीमा नहीं लगती। टेक्स्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं और पूरी हिस्ट्री को समझते हैं। मंगोलिया पूर्व और मध्य एशिया में एक लैंडलॉक्ड देश है। इसकी सीमाएं उत्तर में रूस, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में चीन से मिलती हैं। कभी इसे आउटर मंगोलिया के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात कभी कभी लोग कहते हैं आउटर मंगोलिया। आउटर मंगोलिया इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो मंगोलिया है ना, पहले इतना छोटा नहीं था, बड़ा था और इसको अब दो भागों में डिवाइड कर दिया। एक तो है मंगोलिया, दूसरा है इनर मंगोलिया, जिस पर चीन ने कब्जा किया है और चीन उसको इनर मंगोलिया के नाम से बुलाता है। लेकिन जब हम मंगोलिया सिर्फ कहते हैं तो वह कौन सा है? यही मंगोलिया जिसको मैंने दिखाया। जब हम कहते हैं इनर मंगोलिया, इसका मतलब हम उस मंगोलिया की बात कर रहे हैं जो अभी चीन के कब्जे में है। मंगोलिया की यह जो सीमा है यह कजाकिस्तान से नहीं लगती, मैंने बताया, लेकिन इसकी जो दूरी है कजाकिस्तान से वो मात्र 38 किलोमीटर की है। देश की राजधानी और जो सबसे बड़ा शहर है वह है उलान बटोर और यहाँ पर देश की लगभग 38% आबादी निवास करती है। मध्यकाल में यह देश विभिन्न घुमंतु साम्राज्यों द्वारा शासित होता था और सन 1206 में चंगेज खान द्वारा मंगोल साम्राज्य की स्थापना की गई थी। चंगेज खान के पोते हुए कुबलई खान, इन्होंने युआन राजवंश की स्थापना की थी और अपने साम्राज्य का विस्तार पूरे चीन में किया था। अर्थात जो चीन आज अपने आप को सर्वशक्तिमान बताता है, कभी यह कुबलई खान के अधीन था। लेकिन यह जो कुबलई खान थे, इनकी मृत्यु के बाद और युआन जो राजवंश की जिसकी इन्होंने स्थापना की थी, जब ये कमजोर पड़ने लगा
तो यह जो मंगोलिया का प्रभुत्व था वह कम पड़ने लगा। धीरे धीरे यहाँ पर फिर से वही खानाबदोश अर्थात जनजाति पद्धति विकसित हुई और यहाँ का जो मंगोलिया का प्रभुत्व था वह कम होने लगा। 16वीं और 17वीं शताब्दी में मंगोलिया में तिब्बती बौद्ध धर्म का प्रभाव आया, और जब तिब्बती बौद्ध धर्म का प्रभाव आया तो यह लोग जितने हिंसक थे थोड़ा कम हिंसक हुए, अर्थात सादा जीवन व्यतीत करने लगे। मंगोलिया कमजोर पड़ रहा था, वहीं चीन में दूसरी तरफ कई साम्राज्य विकसित हो रहे थे। ये कब की बात है? यह बात है आपके 15वीं और 16वीं शताब्दी। इसी समय एक चीनी साम्राज्य चिंग राजवंश या क्विंग डायनेस्टी का विकास हुआ, और यह चीन का आखिरी राजवंश था जिसने चीन पर 1644 से लेकर 1912 तक राज्य किया, अर्थात इसमें कई जो है कि शासक आते रहे। चिंग जो साम्राज्य था इसने क्या किया, मंगोलिया पर कब्जा कर लिया और प्रशासनिक सुविधा के लिए इसे आउटर और इनर मंगोलिया में विभाजित किया। अर्थात जो मंगोलिया हमने आपको दिखाया इस पर भी क्या कर लिया था, चिंग साम्राज्य ने कब्जा कर लिया था, और इससे लगा हुआ जो मंगोलिया था जो चीन से सटा हुआ था उस पर भी कब्जा कर लिया और कहा यह एक आउटर मंगोलिया होगा, एक इनर मंगोलिया होगा। इस चिंग साम्राज्य की जो समाप्ति हुई वो 1911 में एक चीनी क्रांति के माध्यम से हुई, और यहाँ से चीन गणतांत्रिक प्रणाली की ओर बढ़ा और स्थापना होती है चीन के रिपब्लिक ऑफ चाइना की। तो रिपब्लिक ऑफ चाइना 1912 में अस्तित्व में आता है। किसके बाद आता है? यहाँ पर जो चिंग साम्राज्य था इसके खिलाफ हुई क्रांति के माध्यम से, और कहा जाता है यहाँ पर गणतंत्र की स्थापना हुई। इस घटना के बाद अर्थात ये जो क्रांति हुई थी 1911 में और जिसकी वजह से चिंग राजवंश समाप्त हो गया था, तो इस घटना के बाद मंगोलिया में भी आज़ादी की भावना जोर पकड़ने लगी और मंगोलिया की आज़ादी को सपोर्ट किया रूस ने, और इसके वजह से 1924 में मंगोलिया का कुछ हिस्सा चीन से आज़ाद हो गया, लेकिन पूरा नहीं हुआ। रूस से सटा हुआ जो मंगोलिया का भाग था जिसको हम आउटर मंगोलिया या चीन के लोग कहते थे, यह आज़ाद हो गया, लेकिन चीन से लगा जो मंगोलिया था जिसको चीन इनर मंगोलिया कहता था वह चीन के कब्जे में ही रहा। कौन सा इनर मंगोलिया? ये देखिए, अब आपके सबसे उत्तर में देखिए आपको इनर मंगोलिया लिखा दिखाई देगा। तो ये देखिए जो व्हाइट कलर का इनर मंगोलिया के उत्तर में है ये आउटर मंगोलिया था, इसको आज़ाद कर दिया, और ये जो इनर मंगोलिया था इसको अपने कब्जे में रखा इन्होंने। वर्तमान समय में चीन के में जो 5 स्वायत्त प्रांत हैं जिसमें से एक प्रांत इनर मंगोलिया है। यह चीन के कुल भूभाग का लगभग 12% है, लेकिन चीन की मात्र और मात्र केवल 2% लोग ही यहाँ पर निवास करते हैं। यह जो नया चीन बना था जिसको हमने कहा क्रांति के बाद बना, यहाँ के बाद क्या हुआ कि यह जो यहाँ पर चीन के जो मूल लोग हैं यह हान समुदाय के लोग हैं। तो चीन में जब क्रांति हुई 1911 के बाद 1912 में यहाँ पर जो राजसत्ता थी वो समाप्त होती है, तो इसके बाद हान समुदाय के लोगों को इनर मंगोलिया में लाकर बसाना प्रारंभ कर दिया गया, और वो इस वजह से किया गया ताकि मंगोलिया में जो लोग रहते हैं उनके बीच हान समुदाय के लोग रह सकें और कभी मंगोलिया उनसे अलग ना हो जाए। धीरे धीरे जो है कि क्या हुआ, यह गति पकड़ती गई। समय आया 1949 का, और इस समय कम्युनिस्ट क्रांति होती है, आपको पता है, और इस कम्युनिस्ट क्रांति के बाद जो है कि चीन की नज़र जाती है इनर मंगोलिया और साथ ही साथ तिब्बत पर। तो तिब्बत को उसने हड़पना प्रारंभ किया, वहीं उत्तर की ओर मंगोलिया को भी उसने हड़पना प्रारंभ कर दिया, और हड़पने के लिए उसने क्या किया, जो वहाँ पे लोग रहते थे उन लोगों के बीच अपने लोगों को भी बसाया, उनको अच्छे प्रमुख पदों पर दिया, और साथ ही साथ जो लोग जो है कि चीनी कम्युनिस्ट सत्ता को स्वीकार नहीं करते थे उनका खात्मा करवाना प्रारंभ कर दिया। वर्ष 1966 में चीन ने कल्चरल रिवॉल्यूशन प्रारंभ किया। यह कल्चरल रिवॉल्यूशन माओ की नीतियों को थोपने का एक माध्यम था। माओ की कम्युनिस्ट नीति, उसकी राजनीतिक, उसकी आर्थिक नीति को ना मानने वाले लोगों को इस कल्चरल रिवॉल्यूशन के माध्यम से परिवर्तित करने का प्रयास किया गया, और जो लोग अब इन नीतियों का विरोध करते थे या इन नीतियों के हिसाब से फिट नहीं बैठते थे या जो अपनी अलग पहचान, अपनी अलग जीवन शैली सोच रखना चाहते थे, उनके लिए इस चीन में कोई जगह नहीं थी, उनका खात्मा कर दिया जाता था। इस कल्चरल रिवॉल्यूशन के दौरान कम्युनिस्ट सत्ता के हाथों भीषण नरसंहार हुआ, जिसमें करीब जो है कि 4.5 करोड़ लोग मारे गए। ध्यान दीजिएगा, यह उस समय का डेटा है, 4.5 करोड़ से
अधिक लोग मारे गए इस कल्चरल रिवॉल्यूशन। और ये कल्चरल रिवॉल्यूशन कहाँ हो रहा था? यह हो रहा था इनर मंगोलिया में, तिब्बत में और उन क्षेत्रों में जिन पर कब्जा चीन ने किया था। इनर मंगोलिया भी इससे अछूता नहीं रहा, यहाँ पर भी खुलेआम कत्लेआम हुआ। और कत्लेआम इसलिए क्योंकि यह जो इनर मंगोलिया के लोग थे यह मंगोलियन समुदाय के लोग थे, जबकि चीन के मुख्य जो लोग थे वह हान समुदाय के लोग थे। यहाँ भी आज़ादी की मांग को जो होती थी, इनर मंगोलिया भी चाहता था कि उसको आउटर मंगोलिया के साथ मिला दिया जाए या फिर उसको स्वतंत्र कर दिया जाए। तो यहाँ पर ये जो ऐसी आवाज़ें उठती थी अर्थात स्वतंत्रता की मांग, वहाँ पर चीन ने इसको अलगाववाद की भावना से के रूप में देखा और सबसे बढ़कर उसने यह कहा कि उसने जिस क्षेत्र पर अब कब्जा कर लिया है वह क्षेत्र अब उससे बाहर नहीं जा सकता था। जैसा आपने देखा तिब्बत में उसने कैसे कब्जा किया, उसी तरह से मंगोलिया को भी अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। इसीलिए उसने क्या कि अलगाववाद का बहाना लेकर यहाँ पर 1 लाख से ज़्यादा लोगों को मार दिया, जबकि इनर मंगोलिया में संख्या काफ़ी कम थी, उसमें 1 लाख से अधिक लोगों को मार दिया गया। और यहाँ पर यह भी चालाकी चीन ने चला, वह यह कि इनर मंगोलिया के उन सभी बड़े और प्रतिष्ठित लोगों को पहले चुन चुन कर मारा गया जो भीड़ एकत्रित कर सकते थे। और इसी के कारण यह हुआ कि हम देखते हैं कि तिब्बत में से तो दलाई लामा निकल कर आए, वह बात उन्होंने पहुंचाई, विश्व समुदाय के समक्ष रखा कि कैसे चीन जो है कि सांस्कृतिक धार्मिक रूप से कैसे जो है कि नरसंहार करता है। लेकिन इनर मंगोलिया में ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि चीन ने यहाँ पर क्या किया, एक आक्रामक रूप अपनाते हुए जितने लोग मिलते थे सबको हम मार डालते थे। और जो लोग भी भीड़ इकट्ठी कर सकते थे, जो पढ़े लिखे थे, जो समाज को एकत्रित कर सकते थे, जागरूक कर सकते थे, उनका कत्लेआम कर दिया। आपने देखा होगा कि दलाई लामा को भी मारने का ही प्रयास चीन कर रहा था, लेकिन उन्होंने भागकर जब भारत में शरण ली तब उनकी जान बच पाई। कुल मिलाकर यहाँ पर क्या हुआ, खुलेआम कत्लेआम जो है कि इनर मंगोलिया के लोगों का प्रारंभ हुआ। यहाँ के मंगोलों से जमीनें छीन ली गई, माइनिंग के लिए उनके जो चारागाह थे, चूंकि ये घुमंती जीवन शैली अपनाते थे, पशुपालन करते थे, तो इनके जो चारागाह थे माइनिंग के लिए, खनन के लिए वो छीन लिए गए, जिससे इनकी पशुपालन पर जो आत्मनिर्भरता थी वो भी समाप्त हो गई। ज़्यादातर मंगोल बौद्ध थे जिनसे जबरन उनका धर्म परिवर्तन करवा दिया गया, उनके मंदिर मठ तोड़ दिए गए और उनके जितने प्राचीन साहित्य थे जो उनको गौरव प्रदान कर सकते थे सब नष्ट कर दिए गए। आर्थिक और प्रशासनिक सभी प्रमुख पदों पर वहाँ के हान समुदाय के लोगों को बैठाया गया, जिससे सत्ता पर नियंत्रण जो है कि हान समुदाय के लोगों को बना रहे। एक चीनी नागरिक लामजाम ने 20 साल तक घूम घूम कर साक्षात्कार लिया ऐसे लोगों का और एक किताब लिखा जिसमें उन्होंने बताया कि 1 लाख से अधिक लोग सांस्कृतिक अलगाव के कारण मार दिए गए। अब सोचिए, सांस्कृतिक अलगाव के कारण जब 1 लाख लोगों को मार दिया गया तो वहाँ पर हम जो है कि कैसे कह सकते हैं कि वहाँ पर मानवता है या फिर मानवाधिकार का कोई मुद्दा है। प्रश्न आएगा कि इस सब मैं क्यों बता रहा हूँ, तो दरअसल हुआ क्या है, वर्तमान समय में चीन की सरकार मंगोलों की बची खुची पहचान को भी कुचलने का उसने फैसला किया है। फैसला यह लिया है कि अब इनर मंगोलिया के स्कूलों में मंगोलियन भाषा नहीं पढ़ाया जाएगा, अर्थात कोई भी सब्जेक्ट्स आपको पढ़ना है वह मंगोलियन भाषा में नहीं होगा। अर्थात वहाँ के प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल के अध्यापक मंगोलियन भाषा की जगह मंडारिन भाषा में पढ़ाएंगे। ठीक है, वही चीज है। अगर आप सोचे होंगे, आपने पढ़ा होगा आधुनिक भारत का इतिहास, तो जब हमारे यहाँ शिक्षा का विकास हो रहा था तो ये कहा गया क्या कि शिक्षा का जो प्रकृति हो, उसका जो माध्यम हो, भाषा हो, कौन सी हो, तो कुछ लोगों ने कहा नहीं पाश्चात्य भाषा होना चाहिए। जैसे मैं आपने मैकाले का नाम सुना होगा, बुड स्पेस सुना होगा, कई आपने जो है कि समितियों का नाम सुना होगा। और इसी में एक डिबेट आया, तो इस डिबेट से यह हम समझ पाते हैं भारतीय आधुनिक इतिहास से कि जब हम अपनी भाषा में, अपनी मातृभाषा में, इन चीज़ों में हम जब अध्ययन करते हैं तो इससे हम अपनी संस्कृति के विषय में जानते हैं, हमें सीखना और समझना भी आसान होता है। और साथ ही साथ जो हमारे माता पिता हमको समझाना चाहते हैं, जो वह जीवन शैली देना चाहते हैं, जो सांस्कृतिक सामाजिक हमारे अंदर संस्कार बनना चाहते हैं, वह हम आसानी से अडॉप्ट कर पाते हैं। आप समझिए, आप कल्पना करिए, आपका परिवार है, एक बच्चा है जो कि आपसे अलग भाषा सीखे, अलग साहित्य पढ़े, अलग कल्चर सीखे, तो क्या वह आपसे जुड़ा रह पाएगा? नहीं जुड़ा रह पाएगा। ठीक इसी तरह से चीन ने भी ऐसा ही यहाँ पर किया है। उसने कहा है कि अब जो भी भाषा, जो भी यहाँ पर पढ़ाया जाएगा जो है कि माध्यमिक शिक्षा तक, उसमें क्या होगा, मंडारिन भाषा ही प्रयोग किया जाएगा। ऐसा नहीं कि मंडारिन भाषा को लेकर बात है कि कोई भी विषय पढ़ाओगे आप क्या मंडारिन भाषा में पढ़ाओगे, ना कि मंगोलियन भाषा में। स्वाभाविक है, यह बात सिर्फ भाषा की नहीं बल्कि इसके पीछे छुपी एक सांस्कृतिक पहचान को नष्ट करने की बात है। क्योंकि जब लोग मंगोलियन भाषा पढ़ते हैं तो वह अपनी
संस्कृति, अपने कल्चर से परिचित होते हैं, वह जानते हैं कि उनके साथ क्या हुआ, उनका साहित्य क्या है, उनके कल्चर क्या है। और घर में जाते हैं, अपने परिवार और सोसाइटी में जाते हैं, तो वहाँ पर लोग भी अपनी ही भाषा, मंगोलियन भाषा में बात करते हैं और उस बातचीत से बच्चा बहुत कुछ सीखता है, जानता है, समझता है। तो यहाँ पे क्या किया गया है कि बच्चों को शुरू से ही क्या करो, मंडारिन भाषा पढ़ाओ, उसे क्या करो, चाइनीज जो संस्कृति है उसको सर्वश्रेष्ठ बताओ। जैसे व्हाइट वर्डन थ्योरी थी, अर्थात जो गोरों का सिद्धांत था कि वो सर्वश्रेष्ठ साबित करते थे, ठीक इसी तरह से अर्थात चीन का साहित्य पढ़ेंगे, चीन की भाषा पढ़ेंगे, चीन की परंपरा के विषय में पढ़ेंगे, और इस तरह से ये बच्चे क्या होंगे, दूर होते चले जाएंगे। इससे क्या हुआ है, हजारों मंगोल समुदाय के लोग इसके खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। उनका कहना है कि संस्कृति के नाम पर उनके पास केवल अपनी भाषा ही बची थी, बाकी सभी चीज़ें तो चीन के द्वारा समाप्त कर दी गई, नष्ट कर दी गई। अगर हम भाषा भी हमारी खत्म हो जाएगी तो हमारा वजूद ही क्या है, क्योंकि सिर्फ भाषा नहीं खत्म होगी, भाषा किससे जुड़ी हुई जितनी किताबें हैं, जितने लिटरेचर हैं, जितने साहित्य हैं, वो भी सब समाप्त हो जाएंगे। आप खुद सोचिए, कोई पब्लिकेशन क्यों छापेगा मंगोलियन भाषा, मंगोलियन साहित्य या कोई चीज़ जो उसको वहां पर स्वीकार ही नहीं किया जाएगा। तो सिर्फ यहां पर इतना ही नहीं हुआ है कि प्रतिबंध लगा दिया गया है कि मंडारिन भाषा ही जो है कि प्रयोग की जाएगी और मंगोलियन भाषा प्रयोग नहीं की जाएगी। यहां पे ये भी हुआ है कि ये जो है कि जितने मंगोलियन साइट्स थे, जितनी किताबें थी, जितने सोशल साइट्स थे, जैसे एक बाइनू मंगोलियन भाषा के एकमात्र सोशल साइट्स सबको बंद कर दिया गया। अर्थात मंगोलियन भाषा के पीछे जो है कि चीन पूरी तरह से पड़ चुका है। तो उसने पहले धर्म को नष्ट किया, फिर वहां के रहन सहन को नष्ट किया। अब वो क्या करना चाहता है, जो सांस्कृतिक रूप से बच्चों के दिमाग में मंगोलिया रह जाता है कि कैसे उनका एक जो है कि प्राचीन इतिहास था, गौरव था, तो उसने क्या किया है, किताबें, सोशल साइट्स, उनके साहित्य को नष्ट कर दिया है। और साथ ही साथ आगे से बच्चों को सिर्फ और सिर्फ अपनी भाषा में पढ़ाकर वह अपनी तरह बनाना चाहता है, जिससे उनके अंदर जो उत्पन्न होने वाली आज़ादी की भावना वो समाप्त हो जाए। लोगों ने अपने बच्चों को इसी कारण स्कूल भेजना बंद कर दिया है ताकि बच्चों को सांस्कृतिक अलगाव से बचा सके। आप समझ सकते हैं कि मुद्दा कितना जो है कि विभत्स है, और चीन हमेशा ऐसा ही करता है। सबसे बड़ी बात है यहाँ के जो पुलिस अधिकारी हैं वो भी इन आंदोलनों में शामिल हो रहे हैं। हालांकि चीन में इस प्रकार की गतिविधियों पर बहुत ज़्यादा कड़े कदम उठाए जाते हैं। आपने तियानमेन स्क्वायर पर घटना का नाम सुना होगा, उसमें तो बच्चों के ऊपर तोप चलवा दी गई थी। तो कहीं ना कहीं बताता है कि चीन मानवाधिकार को लेकर बिल्कुल भी सजग नहीं है, और क्या सजग रहेगा जो दूसरे के देशों पर अतिक्रमण करता है। खैर, आइए हम बात करते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर, और दूसरा टॉपिक है बांग्लादेश त्रिपुरा जलमार्ग। अब देखिए, थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट का मैप देख लीजिए, और नॉर्थ ईस्ट का मैप देखेंगे तो सबसे उत्तर में अरुणाचल प्रदेश, असम, फिर मेघालय, फिर जो है कि नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, और फिर देखिए त्रिपुरा। अब त्रिपुरा से अगर आप थोड़ा सा पश्चिम की ओर देखें तो पश्चिम में एक आपको देश दिखाई देगा, यह है बांग्लादेश, जो इसमें नहीं दिखाया गया है। मैं समझ सकता हूँ इसमें नहीं है। यहाँ पर एक जलमार्ग बनाया गया है, और ये देखिए दोनों देशों के झंडे लगे हुए तस्वीरें आप देख सकते हैं, यह उद्घाटन। अब देखिए यहाँ पर कुछ नेशनल वाटर वे का विकास किया गया है। हमें इन नेशनल वाटर वे के उसमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि अलग टॉपिक हो जाएगा। हमें भारत और बांग्लादेश के बीच, या दूसरे शब्दों में कहें तो भारत के त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच बने एक नए जलमार्ग पर बात करना। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एक जो है कि लोकेशन देखिए, ये देखिए आपको यहाँ पर करीमगंज लिखा दिखाई दे रहा होगा ना, और यहीं पे आसूगंज लिखा दिखाई दे रहा होगा, और इसको देखेंगे तो फिर यहाँ पे हल्दिया और कोलकाता दिखाई दे। तो इसी तरह से अगर आप देखें तो अगर आपको कोलकाता से कहाँ जाना है, आपको जाना है मान लीजिए इधर जो है कि त्रिपुरा जाना, तो आप क्या करें, कोलकाता से इधर सिलीगुड़ी कॉरिडोर होते हुए और इसे जो है कि धुबरी होते हुए और फिर इधर चक्कर लगा कर आएंगे। लेकिन अगर आप सोचिए कि हम क्या करें, जो वाटर वे हैं इनको विकास कर लें, तो हम बांग्लादेश से होकर आसानी से त्रिपुरा पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो आसूगंज है इसका नाम आएगा, करीमगंज है इसका नाम आएगा, तो इसलिए मैंने आपको ये दिखा दिया। त्रिपुरा की लोकेशन आप देख सकते हैं। त्रिपुरा को लगभग तीन तरफ से जो है कि बांग्लादेश ने घेर रखा। आइए हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। त्रिपुरा उत्तरी पूर्वी सीमा पर स्थित भारत का एक प्रमुख राज्य है। यह भारत का तीसरा सबसे छोटा राज्य है। पहले और दूसरे सबसे छोटे राज्य कौन से हैं, कमेंट बॉक्स पे आप मुझे बताइएगा। इसका जो क्षेत्रफल है वह 10,492 वर्ग किलोमीटर है। इसके उत्तर, पश्चिम और दक्षिण में बांग्लादेश स्थित है, जबकि पूर्व में असम और मिजोरम स्थित है। बंगाली और त्रिपुरी भाषा यहाँ की प्रमुख भाषाएं हैं। मध्य और
त्रिपुरी मध्य और उत्तरी त्रिपुरा जो है कि एक पहाड़ी क्षेत्र है, वहीं पश्चिम और दक्षिण कम ऊंचा क्षेत्र है, घाटीनुमा क्षेत्र है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्या त्रिपुरा पूरा पहाड़ी क्षेत्र है, तो कहिएगा मध्य और उत्तर वाला भाग तो पहाड़ी है, पश्चिम और दक्षिण वाला नहीं। दक्षिण का भाग कटा फटा है और घने जंगलों से ढका हुआ है। अगर इस पूरे राज्य में देखें तो लगभग इसका आधा भाग तो जंगलों से ढका हुआ है। हालांकि खेती के लिए इनकी बड़े स्तर पर कटाई हुई है। त्रिपुरा में कुछ नदियां बहती हैं जो आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। पहली है धलाई नदी, दूसरी है फेनी नदी, तीसरी है गुमटी नदी, चौथी है होरा नदी, पांचवी है जूरी नदी, छठवीं है खुवाई नदी, सातवीं है लोंगाई नदी, आठवीं है मनु नदी, नौवीं है मोहरी नदी, 10वीं है सुमली नदी और 11वीं है तीतस नदी। इन नदियों का नाम याद रखिएगा। इस राज्य में औद्योगिकरण नगरीकरण ज़्यादा नहीं हुआ है, ना ही यहाँ पर उच्च जनसंख्या घनत्व है। लगभग जनसंख्या घनत्व 350 के नियर अबाउट है। बावजूद इसके गंगा मिशन के तहत सबसे प्रदूषित जब नदियों की हमने सूची बनाई तो उन 36 नदियों में से जो सबसे ज़्यादा प्रदूषित पाई गई उसमें से 4 नदियाँ जो है कि त्रिपुरा की थी। ये 4 नदियाँ कौन सी थी? एक थी मनु नदी, गुमटी नदी, होरा नदी और बूढ़ी माँ। तो 4 नदियाँ अगर आपसे पूछ लिया जाए त्रिपुरा की कौन सी थी जो नेशनल जो है कि गंगा मिशन के तहत सबसे प्रदूषित रिकॉर्ड की गई, तो इनका नाम रखिएगा। इसके प्रमुख जो प्रदूषण का प्रमुख कारण था वह था नदी के क्षेत्र का अतिक्रमण, कचरा फेंकना, सीवेज सिस्टम का विकास करना। हाल ही में त्रिपुरा ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए अपने सोनमुरा से बांग्लादेश के साथ, सोनमुरा जो कि वहाँ का एक क्षेत्र है, से बांग्लादेश के साथ अपने अंतर्देशीय जलमार्ग को खोल दिया है। जलमार्ग को खोल दिया है का मतलब है कि यहाँ पर एक जलमार्ग का विकास किया जा रहा था और इसको जो है कि क्या कर दिया गया है, जो है कि प्रारंभ कर दिया गया है। अब यह जो बंदरगाह है बांग्लादेश में मुंशीगंज बंदरगाह से 50 MT अर्थात मीट्रिक टन सीमेंट के साथ एक बड़ी नाव जो है कि 5 सितंबर को ट्रायल रन के हिस्से के रूप में सोनमुरा पहुंची। कहां से? बांग्लादेश के मुंशीगंज से। यह जलमार्ग अगरतला से 60 किलोमीटर दूर सोनमुरा को बांग्लादेश में चटगांव के डोकंडी से जोड़ता है। तो ये जलमार्ग किसको जोड़ता है? अगरतला से 60 किलोमीटर दूर है त्रिपुरा का सोनमुरा और इसको जोड़ता है बांग्लादेश में चटगांव के डोकंडी से ये जोड़ता है। इसके लिए गुमटी नदी का प्रयोग किया गया है जलमार्ग के लिए। चूंकि मैप इसका अभी बन नहीं पाया है, अर्थात सरकार ने अभी प्रस्तुत नहीं किया है, तो मैंने आपको जो मैप दिखाया कुछ ऐसे ही मैप है, बहुत क्लियर नहीं है कौन कौन से बंदरगाह, पूरा रास्ता क्या है, ट्रैक अभी नहीं दिखाया, तो इसलिए थोड़ा सा टेक्स्ट पर ही हम सहारा लेंगे। इसके लिए गुमटी नदी को इंडो बांग्ला प्रोटोकॉल मार्ग के रूप में मंजूरी दी गई। तो ध्यान रखिएगा यह जो जलमार्ग है यह किसको किसको जोड़ता है? सोनमुरा जो कि यहाँ पर एक महत्वपूर्ण पोर्ट है उसको, जो कि नदी किनारे बनाया गया है, और बांग्लादेश में चटगांव के डोकंडी से जोड़ता है। और नदी कौन सी रहेगी जिस पर जलमार्ग का विकास किया जा रहा है? वह है गुमटी नदी। गुमटी नदी त्रिपुरा के उत्तरी पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र में दुम्बुर से निकलती है। यह त्रिपुरा और बांग्लादेश से होकर बहती है, इसी के माध्यम से परिवहन किया जा रहा है। यह बांग्लादेश की महत्वपूर्ण नदी मेघना, ध्यान दीजिए मेघना टाइपिंग एरर है, मेघना की सहायक मानी जाती है और मेघना बांग्लादेश की महत्वपूर्ण नदी है। स्वाभाविक है अगर गुमटी नदी के माध्यम से हम मेघना को जोड़ देते हैं और मेघना जो है कि बांग्लादेश में प्रवाहित होती है तो बांग्लादेश तक हम पहुंच सकते हैं और बांग्लादेश से हम त्रिपुरा को जोड़ सकते हैं। त्रिपुरा के इस नदी परिवहन प्रणाली का संबंध भारत और बांग्लादेश के बीच हस्ताक्षरित अंतर्देशीय जल पारगमन व्यापार प्रोटोकॉल से है। यह दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक व्यापार को बढ़ाने के लिए किया गया प्रोटोकॉल है। तो कौन सा प्रोटोकॉल के तहत इसका विकास किया गया है? अंतर्देशीय जल पारगमन व्यापार प्रोटोकॉल। और यह जो प्रोटोकॉल था यह आज का प्रोटोकॉल नहीं है। यह प्रोटोकॉल जो पहली बार हस्ताक्षर हुआ था 1972 में, और प्रोटोकॉल यह कहता है अंतर्देशीय जल पारगमन व्यापार प्रोटोकॉल कि यह कहा जाता है इसमें कि दोनों देश एक दूसरे के रास्तों का प्रयोग करके, जलमार्ग का प्रयोग करके व्यापार को प्रमोट करने का प्रयास करेंगे और भविष्य में किसी तीसरे देश को भी इस माल परिवहन में शामिल किया जा सकता है। अर्थात अगर हम इसको इनर वाटर वे को यूज कर लेते हैं तो आगे चलकर हम इसके माध्यम से नॉर्थ ईस्ट को जोड़ सकते हैं पूरा, फिर म्यांमार और फिर उधर जो है कि जो पूर्वी एशिया के देश हैं वहां तक हम पहुंच सकते हैं।
यह जो प्रोटोकॉल 1972 में हस्ताक्षरित किया गया था, इसको वर्ष 2015 में अंतिम बार 5 वर्ष के लिए नवीनीकृत किया गया था, जिसका समयकाल 2020 तक है। यह अपने आप जो है कि 5 वर्ष बाद फिर से 5 वर्ष के लिए क्या हो जाएगा, नवीनीकृत हो जाएगा, यदि कोई पार्टी ऑब्जेक्शन नहीं करती, अर्थात भारत या बांग्लादेश किसी की तरफ से ऑब्जेक्शन नहीं किया जाता। यह जो जलमार्ग है दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे त्रिपुरा की पहुंच बांग्लादेश के आशुगंज बंदरगाह तक हो जाएगी, जिसका मैंने आपको दिखाया। त्रिपुरा हर साल 645 करोड़ रुपए का आयात बांग्लादेश से करता है, जबकि निर्यात मात्र 30 करोड़ रुपए का करता है। इस मार्ग से त्रिपुरा क्या कर सकता है, बांग्लादेश को अब ज़्यादा सामान बेच सकता है, जिससे उसका जो व्यापार घाटा है वो कम हो सकता है। हालांकि बांग्लादेश द्वारा लगाए जाने वाले आयात शुल्क को भी कम करवाना होगा, क्योंकि बांग्लादेश भारी आयात शुल्क लगाता है और जिसके वजह से त्रिपुरा को नुकसान होता है। यह जो नदी जल मार्ग बनाया गया है, इसके साथ एक समस्या ये है कि यह पूरे साल चालू नहीं रहती, इसलिए यहाँ पर जो जल है उसकी मात्रा को सुनिश्चित करने के लिए कुछ नदियों के जाल जो है कि ट्रैक को, जाल को इससे जोड़ना होगा, जिससे हमेशा जाल इसमें जल बना रहे। और साथ ही साथ कुछ अन्य विकल्पों को हमें सोच कर रखना होगा कि अगर मान लीजिए यह जल मार्ग बंद हो जाता है तो हमारे पास विकल्प क्या क्या है। त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच 6 भूमि क्रॉसिंग हैं और जिनके माध्यम से आवागमन होता है। तो ये भी देखना होगा कि आखिर इस जल परिवहन का जब हम विकास कर रहे हैं तो इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट जो भूमि क्रॉसिंग वाले एरिया हैं, वहाँ पर जो निर्भर लोग हैं, उनके जो आजीविका के स्रोत हैं वो प्रभावित ना हो। यह नदी उथली है, जिससे अवसादन की भी समस्या अर्थात सिल्टिंग होती रहती है, तो ये एक चुनौती के रूप में बनी रहेगी। सामानों की आवाजाही को सुगम तरीके से सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पर स्थायी टर्मिनल, वेयर हाउस और आधारभूत संरचनाओं का विकास अभी जो है कि किया जाना है, अभी नहीं हो पाया है। वो स्थायी विकास हुए हैं और इसीलिए हमने इसको ट्रायल फेज में भी रखा है। आने वाले समय में अगर इसका अच्छा आउटपुट होता है तो दोनों देशों द्वारा यह स्थायी टर्मिनल, वेयर हाउस और अन्य आधारभूत संरचनाओं का विकास करना होगा। नदी प्रदूषण की समस्या, जैसा कि मैं बताया, 4 प्रमुख जो नदियां हैं, 36 प्रमुख नदियों में से जो त्रिपुरा की हैं 4 ये प्रदूषित हो गई हैं, इनका अस्तित्व खतरे में। उसमें से एक गुमटी नदी भी है। तो देखना ये होगा कि आखिर हम इसके माध्यम से कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो रिवर इकोसिस्टम है उसको डैमेज कर रहे हैं, उसके पारिस्थिति को हम नुकसान पहुँच रहे हैं। इन चुनौतियों के बीच अनेक संभावनाएँ भी हैं। संभावनाएँ ये है कि कोलकाता से गुवाहाटी होकर अगरतला की दूरी 1650 किलोमीटर है, जबकि जल मार्ग से दूरी बहुत कम हो जाएगी और राज्य के वस्तुओं की आवाजाही अर्थात अगरतला से कोलकाता सामान भेजने पर कम से कम 25 से 30% जो है कि खर्च में कमी आएगी। तो अगर खर्च में कमी आती है तो कीमत भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उन लोगों को आज सस्ते सामान मिल सकेंगे, जल्दी सामान मिल सकेंगे। यह जल मार्ग त्रिपुरा, भारत, बांग्लादेश तथा अन्य पूर्वोत्तर राज्यों के लिए महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी का आधार है। इसके माध्यम से व्यापार, सांस्कृतिक आदान प्रदान, पर्यावरण हितैषी परिवहन, मत्स्य, कृषि के क्षेत्र में विकास की कई संभावनाएं देखी जा रही। आने वाले समय में कोई अपडेट होगा तो मैं जरूर बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।